हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, सब अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। जिसकी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपने अपने सपने को साकार करने की तैयारी में लगे हैं। हम लोग भी आपके साथ उसी में लगे हैं। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रही थी प्रीवियस ईयर, तो उसका पार्ट 2 है। अगले 25 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, हम वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको, ठीक है? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो। चलिए, तो 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है वो क्या है, देखिए। विच ऑफ दिस इज डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी इन ह्यूमन? मनुष्य में इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में होता है? तो मनुष्य में स्टूडेंट मुंह के अंदर किस चीज का पाचन होता है? स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है बाय द एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। याद आया, जिसे सेलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है? टाइलिन एंजाइम क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में और फैट का इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण कौन करता है? बाइल करता है, लीवर की जूस के द्वारा, ठीक है? और क्या याद रखना है? कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है? चलिए, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of air which is normally exchanged during the breathing in is called। हवा का आयतन जो सामान्यतः श्वासोच्छ्वास में विनियमित होता है कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट ये क्या पूछ रहा है कि हम एक बार जब सांस लेते हैं तो जितनी हवा हम अंदर लेते हैं या जब हम सांस छोड़ते हैं तो जितनी हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग कितनी होती है? 1500 ml होती है, सॉरी 500 ml होती है। कितनी होती है? 500 ml। लगभग हम एक सांस के साथ 500 ml हवा को अंदर लेते हैं और जब हम हवा छोड़ते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, तो 500 ml वापस बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग गैसियस ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स मेजर पार्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज। स्तनधारियों में गैस परिवहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर परिवहन कौन करता है? देखो, हमारे ब्लड के अंदर होता है एज कैसे? बाइकार्बोनेट आयन की मदद से, यानी बाइकार्बोनेट HCO3 की फॉर्म में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद करने वाली थी ये बात बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन देयर सन विल बी। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उनके पुत्र होंगे। देखो, कलर ब्लाइंड का मतलब जो कलर की पहचान ना कर पाए कि लाल, हरा, नीला, पीला ही कौन कौन से कलर है ये ना पहचान पाए। तो स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंड मैन के बच्चे भी नॉर्मल होंगे। क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंड जो होता है वो एक रिसेसिव ट्रेट होता है, यानी वो आगे की जनरेशन में दर्शता नहीं है, ठीक है? रिसेसिव होता है तो वो हमेशा रिसेसिव ही रहेगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। रिकेट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट जो होता है ऑप्शन डी आएगा, विटामिन डी की वजह से, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का नाम का विटामिन है विटामिन डी, जो कि हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। और बच्चों में जो हड्डियां कमज़ोर वाला जो बीमारी होता है उसे रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट बोलते हैं। हम में क्या बोलते हैं? हम में बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच हार्मोन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, अगर बॉडी में ब्लड बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगी यानी चीनी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, तो शुगर को कम कौन करता है? शुगर को कम करता है इंसुलिन। इसीलिए जिसके भी बीपी होता है, सॉरी ब्लड शुगर होती है, जिसके भी डायबिटीज़ होता है, उन सबको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन का काम है बढ़ी हुई चीनी को कम करना, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का थक्का जमता है उसके लिए होता है विटामिन के। अगर यहाँ पे पूछा होता विटामिन की जगह कौन सा तत्व जरूरी है तो आप बोलते कैल्शियम बहुत ज़रूरी है रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर पूछा होता कौन से प्रोटीन ज़रूरी है तो आप बोलते फाइब्रिन, आप बोलते फाइब्रिनोजन, आप बोलते थ्रोम्बिन, 4 होते हैं ये,
और आप बोलते प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। अगर आपसे पूछा कौन सी, ये क्या है, ये चारों है प्रोटीन जो कि रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है एलिमेंट यानी कि तत्व जो कि रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आपसे सेल पूछ ली जाती कि कौन सी कोशिका इंपॉर्टेंट होती है तो आप बोलते बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट बहुत ज़रूरी होते हैं रक्त के थक्के के लिए। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन? इन प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय। प्रोटीन में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप सभी जानते हो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, और अमीनो अम्ल जो होते हैं ये बहुत सारे आपस में जुड़े होते हैं कुछ बॉन्ड की मदद से। इन बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो याद रखिएगा पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन ए। कौन सा होता है पेप्टाइड बॉन्ड? तो जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है, ठीक है, ये NH2 के साथ जुड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, सॉरी NH के साथ जुड़ा होता है और एक तरफ कार्बन की अगली चेन होती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो C डबल बॉन्ड ONH कार्बन, इनके साथ जो जुड़ा होता है ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बन रहा है, इसे बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वेरी इजी क्वेश्चन। विच मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एप्लीकेबल इन ह्यूमन। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की कौन सी प्रक्रिया लागू होती है? तो आप सभी जानते हो मनुष्यों में XX क्या होती है? मादा यानी कि फीमेल, और XY क्या होता है? मेल यानी कि पुरुष। तो आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द नेम ऑफ सेकंड क्रेनियल नर्व, जो हमारे दिमाग की द्वितीय कपाल तंत्रिका होती है, उसको क्या बोलते हैं? आंखों की नर्व होती है स्टूडेंट, तो वो ऑप्टिक नर्व होगी। क्या होगी? ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आंखों की तंत्रिका होती है। क्वेश्चन नंबर 36। किडनी के पास क्या होता है भाई? किडनी कंटेन गुर्दों में क्या होते हैं? तो गुर्दों की यूनिट, गुर्दों की इकाई क्या होती है? इकाई होती है नेफ्रॉन। तो आंसर चला गया नेफ्रॉन। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? न्यूरॉन हमारे ब्रेन की इकाई होती है, मस्तिष्क की इकाई होती है, तो ये गलत हो गया। नेक्टोन कुछ भी नहीं होता, और न्यूट्रॉन तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 0 चार्ज वाला होता है, याद है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है भाई? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन क्या होता है? तो याद रखिएगा पहली चीज कि वो बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों दिशाओं से चलती है। यानी कि अगर ये डीएनए है तो रेप्लिकेशन यहाँ से भी चलेगी और यहाँ से भी चलेगी, दोनों दिशाओं से चलती है। तो बाई डायरेक्शनल जहाँ पे दिखे वो टिक करना है पहली बात तो ए गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, यानी द्विदिशीय होता है। अब याद रखिएगा सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये कहीं कहीं से शुरू होती है, मतलब कि इसकी बात आप समझ पा रहे हो। सेमी कंजर्वेशन का मतलब है कि ये जो कहीं से भी शुरू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई पॉइंट फिक्स कर रखा हो कि वहीं से शुरू होगी। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, यानी अर्ध संरक्षित एवं एक दिशीय। सॉरी, सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अर्ध संरक्षित एवं द्विदिशीय, यानी दोनों दिशाओं में होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आरबीसी ऑफ मैमल्स आर, स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है? तो बाई कॉनकेव होती है, इस तरीके की। तो कॉन्वेक्स वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। साथ साथ में ए न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उस पर आ सके। ठीक है, इसीलिए हमारी आरबीसी खाली रहती है, अपने आप को खाली रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को बिठा सके। तो वो अकेंद्रीय होती है, न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जब हम दुनिया से कुछ सीखते हैं तो वो हम अपनी जनरेशन में पास करते हैं, ये किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जाएगा लेमार्क ने ये बात बोली थी। किसने बोली थी? लेमार्क ने ये बात बोली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम? यानी कि सीधी सी बात है, आपको पता है प्रोटीन का डाइजेशन 2-3 एंजाइम करते हैं, और एसिडिक मीडियम में कौन काम करता है? जो हमारे स्टमक में होगा। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो आंसर जाएगा पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक में होता है। पेप्सिनोजन से बनता है, पेप्सिनोजन को जगाता है HCl। इसके अलावा कीमोट्रिप्सिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ट्रिप्सिन हमारे पेनक्रियाज में होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज फाउंड इन द अपर जो? निम्न में से कौन सी हड्डी ऊपरी जबड़े में पाई जाती है? तो ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिला। जबकि नीचे वाली जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल।
बल। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंज ज्वाइंट इज फाउंड इन, हिंज ज्वाइंट कहाँ पे मिलता है, तो हमारी एल्बो में, नी में, फिंगर्स में, सभी में मिलता है हिंज ज्वाइंट, ऑल ऑफ दी, सभी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्पस लूटियम सिक्रीट मेनली, कॉर्पस लूटियम क्या निकालती है, तो पहला क्वेश्चन आता है भाई पित्तकाय मुख्य रूप से स्रावित करता है। पित्तकाय होता क्या है, देखो जब फीमेल में आप सभी जानते हो हर महीने में अंडा बनता है, अंडाणु बनता है, एग बनता है, ठीक है। अगर उस एग को स्पर्म मिल जाए फ्यूजन के लिए तो हो जाएगी फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर उसे स्पर्म ना मिले तो वो सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ कर एक सेल बन जाता है जिसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। यानी कि अगर अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो परिवर्तित हो जाता है पित्तकाय में, कॉर्पस लूटियम में। और सीधी सी बात है, पित्तकाय यानी कॉर्पस लूटियम क्या है, फीमेल की बॉडी में मिलेगा। तो सीधी सी बात, पहले तो आप ये लगाओ कि ये वो चीज निकालेगा अपने अंदर से जो फीमेल में होगा। तो टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। ग्लूकागन याद करो, हम पेनक्रियाज में पढ़ते हैं, रेनिन हम पेट में पढ़ते हैं, एक एंजाइम होता है, तो आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन। और आपको जिस तरीके से भी, मतलब अगर आपको क्वेश्चन ना डायरेक्ट ना आता हो ना तो आप उसके आंसर्स को निकालने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप कर पाओगे स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, ठीक है। आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच फेज ऑफ गैमीटोजेनेसिस मियोसिस ओकर, युग्म प्रजनन की किस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो मियोसिस कब होता है, तो देखो गैमीटोजेनेसिस के 3 स्टेज होते हैं। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना, ठीक है, जब किसी कोशिका से गैमीट बनता है, जैसे कि स्पर्म बनता है, ओवम बनता है, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, पहला स्टेप होता है मल्टीप्लीकेशन स्टेप, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में माइटोसिस होती है, ठीक है, माइटोसिस होती है। ग्रोथ में सीधी सी बात है, ग्रोथ ही होगी, ग्रो करेगी सेल, ठीक है। पहले सेल ने अपने बहुत नंबर बढ़ाया, माइटोसिस किया, फिर वो ग्रो करती है, फिर वो डिवाइड करके मैच्योर होती है यानी मियोसिस करती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्वन अवस्था में क्या होती है, मियोसिस होती है। अगर क्वेश्चन में होता कि इन विच फेज ऑफ गैमीटोजेनेसिस माइटोसिस होकर, तो आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, लेकिन अभी क्या जाएगा, मैच्योरेशन फेज इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बोन्स ऑफ रिस्ट आर, हमारी जो कलाई की हड्डियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, कलाई की हड्डियों को कार्पल कहते हैं, जबकि उंगलियों की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पैरों में जो कलाई वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रही, यानी कि कुछ इस तरह से जब हमारा पैर आता है तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर टार्सल होते हैं और उंगलियों में होते हैं मेटाटार्सल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन, तो आप सभी जानते हो 46 क्रोमोसोम होते हैं, या हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर, तो 23 पेयर विल बी द राइट आंसर, जिसके अंदर 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई मेल में, एक्स और एक्स फीमेल में, और उसके अलावा 22 पेयर होते हैं ऑटोजोम, जो कि आपके अंदर कैरेक्टर, आपके गुण देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का एग, मेंढक का अंडा कैसा होता है, मेंढक का अंडा होता है मीजोलेफिथल। मीजोलेफिथल का मतलब इसमें मीडियम अमाउंट में योग होता है, क्या होता है, मीडियम अमाउंट में योग होता है, ना योग ज्यादा होता है ना योग कम होता है, बीच का सा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, तो अगर आपसे पूछा जाता उत्परिवर्तन के बारे में किसने बताया तो आप बोलते डार्विन, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी बोली थी तो ह्यूगो डी वरीज इज द राइट आंसर, ह्यूगो डी वरीज इज द राइट आंसर। इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था, किस पर काम किया था, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर इन्होंने काम किया था, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, यानी कि कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा संक्रमित होती है, मलेरिया बिल्कुल, फीमेल एनाफिलीज से, मादा एनाफिलीज से, फिलेरिया बिल्कुल, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी से, और डेंगू बिल्कुल, डेंगू होती है एडीज मॉस्किटो से, ठीक है। फिलेरिया का मैंने गलती से गलत बता दिया, फिलेरिया वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी से तो होती बीमारी होती है, पॉजिटिव एजेंट होती है, फैलती मॉस्किटो से ही है, तो आंसर जाएगा सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन द इक्वेटर ऑफ सेल, यानी कि सेल के बीचों बीच यहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं।
ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है कौन सा है वो स्टेज, मेटाफेज। कौन सा है वो स्टेज, मेटाफेज। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप किस समय में किसी कोशिका को देखें कि आपको क्रोमेटिन के बजाय, क्रोमेटिन के धागों की बजाय क्रोमोसोम नजर आए, तो आप बोलेंगे मेटाफेज, क्योंकि तभी क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन बी, मेटाफेज। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, कोशिश करते हैं अगली क्लास में बचे हुए सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको एक बार में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और जल्दी से सिलेक्शन पाइए और फिर हमें बताइए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।